Today I'll teach secondary defense mechanism. कल बच्चों मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया था, जो मुख्य या प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं या मुख्य मनोरचनाएं जिन्हें कहा गया था, ये वो मनोरचनाएं होती है जो स्वतंत्र रूप से या तो मानसिक तनाव, संघर्ष या चिंता को दूर कर देती है या उनकी इंटेंसिटी को कम कर देती है। ऐसी जो डिफेंस मैकेनिज्म थी, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, उनमें ये कैपेबिलिटी थी, उनमें ये पावर होता है कि वो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक संघर्ष से जो उत्पन्न तनाव है, उसको कम करने की शक्ति होती है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म या मेजर डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है जिन्हें। उसमें थी रिप्रेशन, दमन, रिग्रेशन, प्रतिगमन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, कन्वर्जन, रूपांतरण, और सब्लिमेशन, उदात्तीकरण। आज मैं आपको द्वितीयक या गौण मानसिक मनोरचनाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। Secondary defense mechanism, they are not able to diffuses or decreases mental conflicts, anxieties and stress, but supports other mental mechanism. ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जो द्वितीयक मानसिक मनोरचनाएं हैं, उसमें या जिन्हें गौण मानसिक मनोरचना भी ये कहा जाता है, जिन्हें अप्रधान मनोरचनाएं भी कहा जाता है, माइनर मेंटल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, इनसे तात्पर्य ऐसी मनोरचनाओं से होता है जो स्वयं मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव आदि को दूर करने की क्षमता नहीं रखती। स्वयं तो ऐसी क्षमता नहीं रखती कि जिससे मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव दूर हो जाए, परंतु इन तनाव को कम करने में वे मुख्य अन्य मानसिक मनोरचनाओं की मदद करती है। सो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म सपोर्ट्स द प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, ये कह सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसी सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डेनियल फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से पलायन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण। देन प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। देन इंट्रोजेक्शन, अंतःक्षेपण। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। ट्रांसफेरेंस, स्थानांतरण। फैंटेसी, दिवा स्वप्न, या जिसे स्वप्न चित्र भी कहते हैं। सो सबसे पहले की बात की जाए गई है, दैट इज डेनियल फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से पलायन। In fact, this defense mechanism is proposed by Anna Freud, which involves a refusal to accept reality, thus blocking all those external elements from the awareness which are disturbing the person's ego. In fact, it is a situation, if a situation is just too much to handle, it's too much difficult to handle, the person may respond by refusing to perceive it or by denying that it exists. मना कर दो, सीधी सी बात है, इसका अर्थ ही होता है। As you might imagine, this is a primitive and dangerous defense mechanism. No one disregards reality and gets away with it for long. It can operate by itself or more commonly in combination with other more subtle mechanism that supports it. So, किसी चीज को नकारना, वास्तविकता को मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना, जिसे हम लोग वास्तविकता से पलायन, डेनियल फ्रॉम रियलिटी कहते हैं। बेसिकली इट्स, इसको समझने के लिए बता दूं मैं कि एक ऐसी मनोरचना होती है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इस इनकार या नकारने के माध्यम से वह चिंता से अपने आप को बचा लेता है, उस तनाव से अपने आप को बचा लेता है। रेबर ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी और कहते हुए बताया कि ये जो वास्तविकता अस्वीकरण की जो ये प्रतिरक्षा रचना है, जिसमें व्यक्ति चिंता उत्पन्न करने वाले विचारों, भावों, इच्छाओं अथवा आवश्यकताओं से मुकर जाता है या इनकार कर देता है। रेबर हैज वेरी राइटली सेड दैट डेनियल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट सिंपली disavows or denies thoughts, feelings, wishes or needs that cause anxiety and stress. इस परिभाषा को अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमें कुछ चीजें निकल कर सामने आती है कि डेनियल ऑफ रियलिटी इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वास्तविकता अस्वीकार करना, वास्तविकता से पलायन,
एक तरह से प्रतिरक्षा रचना है। इसमें व्यक्ति वास्तविक विचार, वास्तविक इच्छा और वास्तविक आवश्यकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको स्वीकार करने से उसकी चिंता उत्पन्न होती है। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तथ्य को अस्वीकार करके, वास्तविक तथ्यों को अस्वीकार करके व्यक्ति हीन भावना, असफलता, अपमान या द्वंद्व से अपने आप को बचा लेता है। For it's blocking out or disowning painful thoughts or feelings. Many people use defense, this denial from reality in their everyday lives to avoid dealing with painful feelings or areas of their life they don't wish to admit. For an example, a student may refuse to recognize their obvious lack of preparedness for an exam. पर्सन जब कभी भी दुखद या विषम परिस्थिति का सामना करता है तो कुछ समय तक किए गए खंडन से उसके मन की वास्तविकता को मानने हेतु तैयारी का समय मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, माता पिता द्वारा बच्चों के सीरियस डिजीज का पता चलने पर वो कुछ समय के लिए विश्वास नहीं कर पाते। एक और एग्जाम्पल जो मैंने एक पिक्चर के द्वारा बताया कि एक व्यक्ति है, वो ड्रिंक करता है तो उसकी वाइफ कहती है माय हस्बैंड इज ओनली ए सोशल ड्रिंकर। अब ड्रिंक करता है, उससे बिल्कुल दिल करता है, वो तो सामाजिक रूप से ड्रिंक करने वाला है। ओके, और एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं कि साइकेट्रिक क्लाइंट टेल्स द नर्स आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डोंट नीड टू टॉक विथ यू। एक जो बीमार व्यक्ति वो कहता है कि मुझे कोई समस्या ही नहीं है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए डेनियल ऑफ रियलिटी। या डायबिटिक पेशेंट है, ही इज ईटिंग चॉकलेट कैंडी रेगुलरली, नित्य प्रतिदिन वो चॉकलेट्स खा रहा है, डायबिटिक का पेशेंट है, वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है कि उसको डायबिटीज है। वेटिंग 3 days टू सीक हेल्प टू सर्व एब्डोमिनल पेन, ये कहता है कि कोई पेट में दर्द है तो 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो ही जस्ट वेट फॉर 3 days टू सीक हेल्प, सहायता लेने के लिए 3 दिन का इंतजार करता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ सीवियर एब्डोमिनल पेन भी है, उसके बाद भी वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। सो वास्तविक जो स्वीकार या वास्तविकता से जो पलायन है, इसका एक रक्षात्मक महत्व है। इसके लिए ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रत्यक्षीकरण प्रतिरक्षा में व्यक्ति अप्रिय अवांछित उत्तेजना को प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाते, उसी तरह से जो डेनियल ऑफ रियलिटी है, अस्वीकारीकरण है, में व्यक्ति धमकी देने वाली परिस्थिति, थ्रेटनिंग सिचुएशन को स्वीकार करने से इनकार कर लेता है। चुनाव में भाग लेने वाला उम्मीदवार यह जानता है कि उसकी हार निश्चित है, किंतु वो उसे स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करने से उसे चिंता और अपमान का शिकार होना पड़ेगा। अतः अस्वीकरण के माध्यम से, इस डिफेंस मैकेनिज्म डेनियल ऑफ रियलिटी के फ्रॉम रियलिटी के माध्यम से वह अपने आप को चिंता और अपमान के भाव से बचाने का प्रयास करता है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए एग्जीक्रेटेड फॉर्म इस डिफेंस मैकेनिज्म से व्यक्ति के ईगो इतना कमजोर, अतिरंजित रूप से इस मनोरंजन के उपयोग से असामान्य व्यवहार विकसित होते हैं। व्यक्ति का ईगो इतना कमजोर हो जाता है कि उसका जीवन काल्पनिक बन जाता है, वह भिन्न प्रकार के व्यामों विभ्रमों का शिकार बन जाता है, डेल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस में ट्रैप हो जाता है। इन असामान्य व्यवहारों के रूप में यह मनोरचना अपने रक्षात्मक दायित्व को निभाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति का मानसिक संतुलन या अस्तित्व सुरक्षित रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म। जो द्वितीयक मनोरचना है उसमें ये सर्वप्रथम जो डेनियल फ्रॉम रियलिटी, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। द टर्म कम्स द आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन की जहां तक बात की जाए, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में ये होता है द अनकॉन्शियस मॉडलिंग ऑफ वन सेल्फ अपॉन अनदर पर्सन्स कैरेक्टर एंड बिहेवियर। ये कहना चाहिए पर्सन ट्राइज टू एज्यूम द क्वालिटीज ऑफ समवन दैट इज एडमायर्ड, मतलब किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसे के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करना, एक तरह से मॉडलिंग एक्शंस एंड ओपिनियंस ऑफ इन्फ्लुएंस अदर्स व्हाइल सर्चिंग और आइडेंटिटी और एस्पायरिंग टू रीच ए पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल गोल। बेसिकली आत्मीकरण क्या होता है, जिसको हम कि व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति जैसा समझने लग जाए। ब्राउन ने यह बताया कि आत्मीकरण एक ऐसी मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने अहम,
अपने अहम या व्यक्तित्व को दूसरों के व्यक्तित्व के अनुरूप बताने का प्रयास करता है या दूसरों के व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व समझने लग जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस थिंग कि बहुत जोरदार बात है कि व्यक्ति दूसरों के व्यक्तित्व को अपना बताने लग जाता है कि मैं तो उसके जैसा हूं, मैं तो वैसा ही करता हूं जैसा वो करता है। मैकडोनल्ड के अनुसार आत्मीकरण में से जो तादात्म्य स्थापित होता है वह एक प्रकार का व्यक्ति को दूसरे के साथ सम्मिलन है, दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जिसके बारे में वह कैसे सोचता है, ऐसा व्यवहार करता है, व्यक्ति भी वैसा ही करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। A student wants to like a famous person, so they begin to dress and act like that person. ये बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है कि देखिए ऐसा होता है बच्चों की, एक बच्चा है वो किसी फेमस पर्सन के जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। जहां तक बात की जाए आइडेंटिफिकेशन की, आत्मीकरण में व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनकर अपने मानसिक संघर्षों को कम करता है या अपने ईगो को मानसिक संघर्ष से बचाता है। कि ये बच्चा है, ये आमिर खान का फोटो देख रहा है और फिर देख रहा है कि मैं भी आमिर खान जैसा हूं। इट enables one to achieve satisfaction of other people, groups, organization. वह दूसरे लोगों को जो उन्नति करते हुए या प्रगति करते हुए देखता है उसी में अपनी संतुष्टि ढूंढ लेता है। दूसरे व्यक्ति या किसी समूह के जैसा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कि वो भी ऐसा करता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। ओके, एंड देन जस्ट इट्स पार्ट ऑफ द कॉपिंग ऑफ बिहेवियर। Okay, so adjustment mechanism which enables one to achieve satisfaction from the successes of other people, groups or organization. दूसरे व्यक्ति की सफलता को स्वयं की सफलता समझ लेना, इस तरह से बिल्कुल कॉपी उसके पीछे इतना डाइवर्टेड हो जाता है। स्ट्रेंज ने एक डेफिनेशन दी थी कि आत्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति इस सीमा तक संबंधित कर देता है कि वह दूसरे व्यक्ति के मूल्यों, मानकों और व्यवहार के पैटर्न्स को अपने आप में सम्मिलित कर लेता है। ये बताना चाह रहा था, स्ट्रेंज की जो परिभाषा थी, स्ट्रेंज का यह कहना था कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग एंड affiliating oneself with another person or group of people to the extent that the values, standards and behavior patterns of the others are incorporated into one's own self. देखिए इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण या तादात्म्य जिसे कहता है कि मनोरचना में व्यक्ति दूसरे के मूल्यों तथा शील गुणों को अपनाता है। ऐसा करने में वह अपनी कमजोरियों एवं दुर्गुणों से उत्पन्न मानसिक तनाव को कम कर देता है। ऐसा देखा गया है कि प्राय ऐसे व्यक्ति उन्हीं व्यक्ति या व्यक्ति के शील गुणों या मूल्यों को अपनाता है जिसे वह अपने से महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ समझता है। इस तरह से पुत्र अपने पिता को मॉडल बनाकर उसके साथ आत्मीकरण करता है और उनके शील गुणों या व्यवहारों के अनुकूल व्यवहार करता है। ऐसा करने से उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां छिप जाती है, वो अपने आपको पिता के ही समान श्रेष्ठ समझने लगता है। इसी तरह कोई युवती कोई हीरोइन बनना चाहती है और कोई तो ऐश्वर्या राय बनना चाहती है और कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि युवक या युवती जब चलने फिरने के ढंग को अपने में आत्मसात कर लेता है, जिससे वह अपने व्यक्तिगत कमजोरियां व बुराइयों को भूलकर फिल्म स्टार के भांति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। इस तरह से वह अपने आप कि वो जो इन कमजोरियां, बुराइयों से जो मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ उनको दूर कर लेता है। युवा लोग जनरली हीरो हीरोइंस की नकल करते हैं और बालक खेलते समय किसी महान खिलाड़ी को आदर्श मानकर उसकी नकल करने की कोशिश करता है। आप देखें सिंगर्स भी बहुत सारे आजकल जो लाइव शोज में आते हैं वो भी इसी प्रकार से गाना गाते हैं, जिस प्रकार की ऐसा लगता है कि जैसे वो सिंगर की कॉपी कर रहे हो। सो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम दूसरी तरह की डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, आत्मीकरण जिसका नाम दिया गया है। देन इसके पश्चात जो आत्मीकरण के अंदर मैंने जैसा बताया कि आत्मीकरण में अनुकरण से बहुत समान होते हुए भी इससे भिन्न है। ये अनुकरण इमिटेट करना अलग बात है और आइडेंटिफिकेशन अलग करना, दोनों में, क्योंकि जो इमिटेशन होता है या अनुकरण होता है उसकी प्रक्रिया में की चेतना व्यक्ति को होती है, परंतु आइडेंटिफिकेशन में
ये अचेतन रूप में होता है। नेक्स्ट, जहां तक बात की जाए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की जहां बात की जाए या प्रक्षेपण जिसे कहा जाता है, कोलमैन ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है इसकी। कोलमैन का यह कहना था कि प्रक्षेपण एक ऐसा अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र है जिसके द्वारा अनजाने तौर पर अपनी न्यूनतमाओं को, त्रुटियों को, कुकृत्यों को दोष दूसरों पर थोप देते हैं, अपने अस्वीकार्य आवेग, विचार और इच्छाओं को दूसरे पर आरोपित कर देते हैं, दूसरे पर डोल देना। बेसिकली प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्टिंग, दूसरे पर डोल देना कि इससे नहीं हुआ तो दूसरे इसके कारण नहीं हुआ, इसने ही नहीं करने दिया। अभी आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो सीधा सा जवाब है कि आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर मैं पूछूं तो आप कहते हैं कि हमारे ना छोटा ब्रदर है, उसने हमको फोन नहीं दिया, आपने अपनी सारी गलतियां क्या है उसके ऊपर थोप दी है। पेज ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी। पेज ने ये बताया कि अपनी प्रवृत्तियों या गुणों को दूसरों को अपेक्षित करना व देखना प्रक्षेपण कहलाता है। वार्नन ने भी एक परिभाषा दी, यह एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपने मानसिक प्रक्रियाओं का आरोपण करता है। प्रक्षेपण को एक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म प्रोसेस माना जा सकता है, जिसके अनुसार हम बाह्य जगत में अपनी अचेतन इच्छाओं को लाता है। फ्रॉयड के अनुसार प्रक्षेपण के माध्यम से व्यक्ति गिल्ट फीलिंग, अपराध भावना से छुटकारा प्राप्त करता है। In fact, it is a psychological defense mechanism, which is also proposed by Anna Freud, daughter of Sigmund Freud, in which an individual attributes unwanted thoughts, feelings, and motive onto other person. So, दूसरे व्यक्ति पर डोल देना, बेसिक बात ये कह सकते हैं। ये एक बीमारी होती है पैरानोइया, इट्स अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पैरानोइया। ये पैरानोइया की शुरुआत है। इट्स शिफ्टिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस विद इन वन सेल्फ onto someone else such that those same thoughts, feelings, beliefs and motivations are perceived as being possessed by the other. देखिए, एनीवे माय वाइफ प्रोबेबली, देखिए एक आदमी किसी अन्य महिला के साथ घूम रहा है और उसके बाद ये कमेंट कर रहा है कि हाँ, एनीवे माय वाइफ आल्सो प्रोबेबली चीट्स ऑन मी टू, वो भी मेरे साथ इस प्रकार की चीटिंग करती है, सो मैं भी घूम रहा हूँ किसी दूसरी महिला के साथ। सॉर्ट ऑफ ए प्रोजेक्शन। ओके, सो this is sort of an unconscious attribution of one's own attitude and urges to another person because of intolerance or painful affect aroused by those attitudes and urges. When you project your impulses, behavior and thoughts onto someone else, it is known as in projection. देखिए, एक लड़का है, ये कह रहा है कि मैं no one wants me in their team, मेरे को कोई भी टीम में रखना पसंद नहीं करता, जबकि वास्तविकता क्या है, इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एबिलिटीज, वो अपनी योग्यताओं के बारे में विश्वास नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। सो जहां तक बात की जाए प्रक्षेपण की, एक डेफिनेशन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं प्रोजेक्शन की। जिगलर की एक परिभाषा थी। उनका ये कहना था कि दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपनी अमान्य प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। ये कहना चाहिए कि प्रोजेक्शन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूटिंग वंस ओन एट्रीब्यूएबल impulses, attitudes and behaviors to other people or to the environment. इस डेफिनेशन से एक बात स्पष्ट होती है कि प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी निकृष्ट, अनैतिक एवं घृणित प्रवृत्तियों एवं विचारों को दूसरों में देखता है। सचमुच में इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने आप को दोषमुक्त समझता है, जिससे उसमें शांति और आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होती है, अपने ईगो को डिफेंड कर पाता है। जैसे छात्र परीक्षा में असफल हो जाने पर इसका दोष स्वयं पर न लेकर कठिन प्रश्न के पूछे जाने द्वारा, शिक्षक द्वारा कुछ अध्याय को नहीं पढ़ाया जाना, माता पिता द्वारा परीक्षा के समय में घरेलू कार्यों में व्यस्त रखकर आदि बतलाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। देखिए, हमें सब मालूम है कि आप लोग किस प्रकार से बहाने बनाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ आपके नंबर कम क्यों आए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारे जो सर हैं, अजय सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सही नहीं पढ़ाया। ओके, या ये भी कह सकते हैं कि
मेरे लिए थोड़ी ये बात कहनी थोड़ी समस्याजनक होगी, क्योंकि ये नहीं कह पाएंगे, आप लोग चाह के भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर कह देंगे कि हाँ, हम जब पढ़ने बैठते थे तो हमारे पास में ये डिस्टर्ब करते थे, या हमारे मम्मी पापा हमको पढ़ने नहीं देते थे। लॉट ऑफ ये जो पेपर है वो बहुत ही टफ आया, और मार्किंग जिसने करी वो बहुत टफ मार्किंग करी। इस तरीके से अपनी शांति और आत्मसंतोष की भावनाओं को आप उत्पन्न कर लेंगे। इस तरह से प्रक्षेपण करने से विद्यार्थी अपनी असफलता से उत्पन्न मानसिक समस्या का समाधान बहुत हद तक अपने आप कर लेता है। सिमंड्स ने भी एक बात कही थी, साइमंड्स ने, उनके अनुसार प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी देश भावनाओं, अनैतिकता, कामेच्छा, अवगुणों एवं दुर्गुणों का प्रत्यारोपण दूसरे व्यक्तियों पर करके अपने आप को दोषमुक्त करता है और अपने आप में शांति एवं आत्मसंतोष पैदा करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्शन, मतलब दूसरे पर डाल देना। एक अन्य जो द्वितीयक मनोरचना है जिसका नाम है इंट्रोजेक्शन, अंतःक्षेपण, इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ एन अनकॉन्शियस इंटरनलाइजेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। ये कहना चाहिए कि अंतःक्षेपण प्रक्षेपण की प्रतिकूल मनोरचना है। इसमें आरोपण करने के स्थान पर व्यक्ति अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को अपने व्यक्तित्व का एक आवश्यक गुण समझने लगता है। प्रक्षेपण में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अनुरूप होना चाहता है, लेकिन अंतःक्षेपण में दूसरे व्यक्ति को अपना ही एक अंग मानता है। मिलर ने बड़ा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि अंतःक्षेपण वह प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है। इसमें व्यक्ति अपने अनेक दुखद अनुभूतियों से बचाव करता है। अंतःक्षेपण के अनेक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे एक छात्र का यह समझना कि मैं अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना हूं। इस प्रकार बच्चा कभी कभी यह भी समझता है कि मैं ही पिताजी हूं, आई एम द फादर। इस प्रकार की फीलिंग आ जाती है इंट्रोजेक्शन के अंदर। इंट्रोजेक्शन को समझने के लिए थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आप लोगों को। It's sort of an accepting another person's attitudes, beliefs and values as one's own, जैसे उसकी खुद की है। The pupil has internalized the rules to some extent. They might say, if I don't hand in my work, I will feel guilty. मेरे पास काम नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और when I hand in my work, I will feel great. जब मेरे पास काम होता है तो मैं अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाता हूँ। It occurs when a person internalizes the ideas or voices of other people. Introjection may lead individuals to pay an inordinate amount of attention to the beliefs of others rather than their own personal needs. ये कहना चाहिए अंतःक्षेपण एक ऐसी मनोरचना होती है जिसमें व्यक्ति अपनी निराशा, हीन भाव या द्वंद्व को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के गुण को अपने व्यक्तित्व का अंग मान लेता है। मिलर ने कहा, वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करने की प्रवृत्ति को अंतःक्षेपण कहते हैं। As per the definition given by Miller, introjection is a tendency of the individual to incorporate his environmental traits into his own personality. एक और डेफिनेशन है रेथस एंड नेविड की। इसमें इन्होंने बताया कि it's basically Rathas and Navid is just impressed by the psychoanalytical viewpoint. Psychoanalytical theories है, मनोगत्यात्मक जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषण के जो सिद्धांत है, उसके आधार पर उन्होंने अंतःक्षेपण के अर्थ को समझाते हुए बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेता है। इंट्रोजेक्शन इन साइकोडायनामिक थ्योरी, it is explained by Navid. It is the process of unconsciously incorporating features of the personality of another person's within one's own ego structure. देखिए दोनों डेफिनेशंस, ये पहले भी जो पहले वाले पेज पे भी जो दो डेफिनेशंस थी उनको देखने पर दो तीन चीजें क्लैरिफाई होती है कि इंट्रोजेक्शन इज अ माइनर मेंटल मैकेनिज्म, ये एक गौण मनोरचना है। इस और दूसरी बात जो नजर आती है इन परिभाषाओं में, इस मनोरचना में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों या विशेषताओं को अचेतन रूप से अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेता है। यह एक और बात जो क्लैरिफाई होती है
दूसरे व्यक्ति के गुण या विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व में समावेशित करने का उद्देश्य अपने स्वयं के हीन भाव, असम्मान या द्वंद्व को कम करना या उसे दूर करना होता। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूं। एक लेडी मैंने सामने प्रेजेंट की है कि माता पिता अपनी संतान की शानदार सफलता से खुश होते हैं और गौरव महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं। कारण यह है कि वे अपनी संतान की सफलता को ही अपनी सफलता समझने लगते हैं। इससे कारण उनमें हीन भाव कम हो जाता है। आपके रिजल्ट्स को भी हम अपना रिजल्ट्स मान लेते हैं और हमारी इन्फीरियरिटी फीलिंग्स को हम कम कर लेते हैं। अंतःक्षेपण का कुछ रक्षात्मक महत्व भी है, डिफेंसिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोजेक्शन। इसको सामान्य असामान्य व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति इस मनोरचना का उपयोग करके अचेतन रूप से अपने द्वंद्व का समाधान ऐसे व्यवहार के माध्यम से करता है जिन्हें हम सामान्य व्यवहार कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति, कोई युवक है वो निकम्मा है, वह सफल युवकों की मंडली में जाने से कतराता है और यदि मंडली में शामिल होना पड़े तो अपनी बात कम करता है और अपने बाप दादाओं की उपलब्धि की चर्चाएं अधिक करता है। ऐसा करके वह अपनी हीन भावनाओं को दूर करने का प्रयास करता है। वृद्ध लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कमजोरियों से उत्पन्न निराशा, हीनता, असम्मान, उपेक्षा, द्वंद्व के समाधान हेतु अतीत की अपनी उपलब्धियों की चर्चा अधिक करते हैं। देखिए, ये गंभीर या अतिरंजित रूप, अगर बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से इसको यूज किया जाता है या एग्जीक्यूटेड वे में इसको यूज किया जाता है इंट्रोजेक्शन को, तो ये असामान्य व्यवहार को जन्म देता है। एग्जाम्पल के लिए उच्च विचार संबंधी व्यामोह, बहुत हायर थॉट्स हैं, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर जिसे कहा जाता है, उच्च विचार संबंधी व्यामोह के विकास में इस मनोरचना का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। देखिए, मैंने आपको इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन दोनों बताए। इन दोनों में जो अंतर है उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जहां तक आत्मीकरण की बात की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की बात की जाती है, आत्मीकरण में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समूह, संस्था से संबंध हो जाता है, जबकि इंट्रोजेक्शन या अंतःक्षेपण में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुण या गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है, समावेशित कर लेता है। अंतःक्षेपण मतलब इंट्रोजेक्शन की अपेक्षा आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। सच तो यह है कि अंतःक्षेपण वास्तव में आत्मीकरण का एक अंश मात्र है। अंतःक्षेपण के बिना भी आत्मीकरण संभव है। इंट्रोजेक्शन के बिना भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है, किंतु आत्मीकरण के बिना अंतःक्षेपण संभव नहीं होता। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द कहना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल if introjection is not present. So both are minor mechanism. I've discussed it. देखिए, एक और बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एक इंट्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन में भी फर्क होता है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन। इन दोनों मनोरचनाओं में मुख्य अंतर यह है कि जहां इंट्रोजेक्शन या अंतःक्षेपण में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के गुण को अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेता है, वहीं प्रोजेक्शन में, प्रक्षेपण में व्यक्ति अपने अवगुण को दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व पे आरोपित कर लेता है। तो बेसिकली ये दोनों जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इंट्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। फिर भी कार्य के दृष्टिकोण में दोनों समानता है। दोनों के कार्य का उद्देश्य यही है कि वे छद्म रूप से हीन भाव, असम्मान, निराशा या द्वंद्व का समाधान करते हैं। एक अन्य मनोरचना जिसे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहा गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विस्थापन में एक ऐसी मनोरचना होती है जिसके सारे व्यक्ति अपने अहम को कष्टकर एवं अनैतिक इच्छाओं से उत्पन्न द्वंद्वों व संघर्षों से बचाता है। विस्थापन में व्यक्ति की किसी प्रेरणा या संवेग को मौलिक रूप से हटाकर किसी ऐसे लक्ष्य की ओर प्रेरित कर लेता है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। पेज ने बताया कि विस्थापन वह मनोरचना होती है जिसके द्वारा एक संवेग जो कि मौलिक रूप से किसी वस्तु या विचार से संबंधित होता है तथा अन्य विचार या वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि विस्थापन सभी लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से दिखाई देता है। अचेतन मन प्राय विस्थापन मनोरचना के प्रयोग के माध्यम से
दमित एवं कुंठित इच्छाओं को प्रकट करता है। विस्थापन में हमारी मानसिक शक्ति एक विषय वस्तु से हटकर दूसरे विषय वस्तु पर चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक विषय वस्तु आवश्यक तथा आवश्यक विषय वस्तु अनावश्यक प्रतीत होने लगती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माँ के पीटे जाने के बाद बालक अपने छोटे भाई या दोस्त को पीटना शुरू कर देता है, खिलौना तोड़ लेना शुरू करता है। ये सब डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। बांझ औरत है जिसके कोई किड नहीं है, ऐसी लेडी किसी दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। किसी क्लर्क का अपने दफ्तर में अपमानित होने पर पत्नी या बच्चों पर गुस्सा दिखाना, यह क्रिया चेतन अचेतन रूप में होती है। सो पेज ने बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया था, जैसे मैंने आपको पेज की परिभाषा भी बताई थी। So when the direct expression of or an aroused emotion is inhibited, the emotion may be indirectly discharged by transferring it to a neutral object or idea. This transfer of affect from its original to an unrelated setting is called displacement. एक और परिभाषा मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। ये ज़िगलर की परिभाषा है। A less common form of displacement is turning against the self, whereby hostile impulses towards others are redirected to oneself, producing feelings of depression and self-depreciation. So ज़िगलर की जो परिभाषा थी, विस्थापन को एक कम लोकप्रिय रूप में स्वयं के प्रतिकूल में होना है, जिसमें दूसरों के प्रति विद्वेष प्रवृत्तियां स्वयं के प्रति निर्देशित होती है और मंदता एवं आत्मनिंदा की भाव उत्पन्न करती है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये कहना चाहिए, इट्स सब्स्टिट्यूटिंग अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और फॉर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पल्स। Unconscious shifting of emotions usually aroused by perceived threat from an unconscious impulse to a less threatening external object, which is then felt to be the source of threat. देखिए बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। आफ्टर पेरेंटल स्कॉल्डिंग अ यंग गर्ल टेक्स हर एंगर आउट ऑन हर लिटिल ब्रदर। देखिए कैसे कि अगर माता पिता ने डांटा है तो एक यंग लड़की है, वो अपना सारा गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकाल रही है। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है नीचे, और जिसमें बताया गया है दैट डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन फॉर थिंग। जैसे एक एग्जांपल राइट साइड में जो बताया है, ऑफिस में बॉस से शाउट से अंकिता नाम की किसी लड़की पर बॉस उसका गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और घर जाकर अंकिता शाउट्स एट हस्बैंड, अंकिता अपने पति पर जाकर चिल्ला रही हैं। और एक जो लास्ट जो मैंने एक दिया है, किकिंग द डॉग टेंडेंसी, जैसे नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट में, बिकॉज देखिए बड़ा अच्छी सी एक घटना घटित हुई थी कि एक व्यक्ति ने एक कुत्ते के ऑफिस से निकला और उसने एक डॉग को लात लगाई। जब मनोवैज्ञानिकों ने इसके कारणों का पता लगाया तो ये पता लगा कि उसने डॉग को लात क्यों लगाई। उस व्यक्ति से पूछा गया, उस कुत्ते को लात क्यों मारी, वाई ही हैज किक्ड द डॉग। तो जवाब बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बॉस ने उसको डांटा था। बॉस को पूछा कि भाई आपने क्यों डांटा था इसको बेहिसाब, तो बोले मेरी पत्नी ने मेरे पे हल्ला किया था। बॉस की पत्नी से पूछा गया कि भाई आपने क्यों अपने हस्बैंड पर, जो कि बॉस हैं इस ऑफिस के, उस पर क्यों हल्ला किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। सी दिस फिनोमिना, दिस ऑल द प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिफेंस मैकेनिज्म में कंपनसेशन, जिसे क्षतिपूर्ति का नाम दिया गया है। क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी हीनता व अनुपयुक्तता की भावना से रक्षा करता है। यह एक प्रकार की एडजस्टमेंट टेंडेंसी होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उन इच्छाओं या भावनाओं को, जिससे कि उसे विफलता, आकुलता या हीनता की भावना उत्पन्न होती है, उन्हें अन्य संतोषजनक स्थिति के साथ चेतन या अचेतन रूप से पूर्ति करता है। किस्कर ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। किस्कर का यह कहना था कि हीनता और अपर्याप्तता की भावनाओं से संबंधित दुश्चिंता पर लोगों द्वारा काबू पाने की सामान्य विधियों में से एक विधि क्षतिपूर्ति है। कभी कभी व्यक्ति किसी ऐसी शारीरिक हीनता की क्षतिपूर्ति करता है जो वास्तविक होती है,
किंतु बहुधा यह क्षतिपूर्ति ऐसी मानसिक हीनता के प्रति होती है जो केवल कल्पना की उपज होती है। जहां तक कंपनसेशन की बात की जाए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी हीनताओं, अयोग्यताओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को कुछ ऐसी क्रियाएं करके दूर करता है जिससे उसे श्रेष्ठता तथा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष प्राप्त हो। क्षतिपूर्ति का प्रक्रिया चेतन या अचेतन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वांछित या अवांछित किसी भी रूप में हो सकती है। अगर शरीर से कमजोर छात्र व्यायाम करके, अपने पौष्टिक भोजन करके अपनी शारीरिक दुर्बलता की कमी को पूरा करता है तो यह एक चेतन और प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का एक उदाहरण हो सकता है। परंतु यदि यही छात्र अपनी शारीरिक दुर्बलता की कमी को पढ़ाई के क्षेत्र में या खेल के मैदान में विशेष योग्यता प्राप्त करके पूरा करता है तो यह अचेतन अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का उदाहरण होगा। हिस्ट्री में भी, ह्यूमन हिस्ट्री में भी इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेंगे। जहां तक एक ग्रीस के डेमोस्थीनिस नाम के एक ग्रीस के पर्सन थे, उनमें हकलाने का दोष था। वो हकलाते थे बोलते हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रयासों के फलस्वरूप इस शारीरिक दोष को दूर करके ग्रीस के एक सफल वक्ता बन गए। इट्स बिकम अ वेरी सक्सेसफुल ओरेटर। इस तरह से टेड शॉन, जो पोलियो से ग्रसित थी, बाद में अपने प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका की एक सफल नर्तकी बन गई। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मेटेना एक महान संगीतज्ञ बने, नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपने प्रयासों से सूरदास एक महान कवि बन गए। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन कंपनसेशन जिसे कहा गया है। ये 3 प्रकार का होता है, मैं अभी बात करूंगा। अभी मैं 3 फोटोज की बात करना चाह रहा हूं। ओके, ये तीनों फोटोज आप पहचान रहे होंगे। ये दीपा मलिक हैं जो पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड लेके आई हैं। जो बीच का फोटो है, ये नाम है सुधा चंद्रन, जिनका पाँव खराब था और उसके बाद डांस में अपना एक मुकाम हासिल किया। और दिस इज वेरी फेमस पर्सन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सोच सकते हैं कि ये अपनी अपनी जो क्षतिपूर्तियां थी, जिनमें जो कमियां थी, उसको कितना ओवरकम किया इन्होंने। कंपनसेट के साथ साथ में ओवर कंपनसेट भी किया। बेसिकली ये एक समायोजनात्मक प्रवृत्ति के रूप में इसको कह सकते हैं। इसको डिजायरेबल कंपनसेशन भी कहा जा सकता है। परंतु कभी कभी ये देखा गया है कि व्यक्ति क्षतिपूर्ति क्रियाओं को एक संतुलन बिंदु के बाद भी करते रहते हैं। इस तरह की क्रियाओं में अति क्षतिपूर्ति या ओवर कंपनसेशन कहा जाता है, जो एक तरह की अनडिजायरेबल कंपनसेशन की श्रेणी में होता है। सो यहां मैं बात कर रहा था आपके सामने 3 प्रकार की क्षतिपूर्तियों की। सो सबसे जो पहली क्षतिपूर्ति है प्रत्ययन क्षतिपूर्ति, जिसको ये कहा गया इस क्षतिपूर्ति के अंदर, इसमें व्यक्ति जिस क्षेत्र में न्यूनतम तथा निर्बलता का अनुभव करता है, उसमें उसी क्षेत्र में अथक निरंतर प्रयासों द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि एक छात्र कोई ऐसा, विद्यार्थी में से कोई ऐसा अनुभव कर रहा है कि उसमें वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो वो प्रतिदिन मेहनत करके अगर उच्च स्तर पर मेरिट में अपना नाम लेके आ जाए, तो ऐसी को बोलेंगे हम प्रत्ययन क्षतिपूर्ति। और जो दूसरी क्षतिपूर्ति है, जिसको अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति कहा गया है, ये अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है, उसमें कुछ कमियां ऐसी होती है जिसमें प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में इतनी उन्नति कर लेता है कि उसकी कमी दब जाती है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाया तो कॉलेज की टीम का कैप्टन या छात्र नेता बन जाता है। और एक अति क्षतिपूर्ति जिसे कहा गया है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अति क्षतिपूर्ति। अति क्षतिपूर्ति में क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष या केवल एक फंक्शनल, एक सीमा तक ही लाभकारी सिद्ध होती है। यदि एक सीमा के बाहर हो जाए तो इसका परिणाम बहुत ओवर कंपनसेशन वाला हो जाता है। जैसे कक्षा में कोई एक छात्र ऐसा भी है जो बात बात पर एक बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन, विदूषक की भांति व्यवहार करता है, ताकि अन्य कक्षा के अन्य छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते,
क्योंकि इसका कारण ये था कि उसके मन में छिपी हुई पारिवारिक असुरक्षा या तिरस्कार की भावना से वह अपनी अति क्षतिपूर्ति के प्रयास से वो एक तरह से लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, जोकर बन जाता है, फिलोसोफर सा जिसे कहते हैं आप अपनी बोलचाल की भाषा में, कि फिलोसोफर बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के डिफेंस जो कंपनसेशंस हैं, इन कंपनसेशंस को हमने समझा है। जैसे बहुत जो पुअर फैमिलीज के बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, इस तरह की बात हम लोग इस कंपनसेशन है। अनदर डिफेंस मैकेनिज्म इज ट्रांसफरेंस, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण के बारे में बहुत स्पष्ट है कि अपने मानसिक संघर्ष से बचने के लिए प्राय हम स्थानांतरण का प्रयोग करते हैं। ब्राउन के अनुसार स्थानांतरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेम की भावना एक व्यक्ति विशेष से व्यक्ति या वस्तु विशेष से हटकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर चली जाती है। एक व्यक्ति अपना गुस्सा अपनी स्त्री पर प्रकट करने के स्थान पर अपने सहायक पर प्रकट करता है, तो एक प्रकार का स्थानांतरण हुआ। यहाँ एक भावना विशेष व्यक्ति से हटकर अन्य व्यक्ति पर चली गई। फ्रॉइड ने स्थानांतरण को मनोविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति एक लड़की के प्रेम में असफल होने के बाद कुत्ते से ही प्रेम करना लगा। सो इसका प्रेम भाव प्रेमिका से हटकर कुत्ते पर चला गया। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस जिसे कहा गया है। देखिए its image of one person is unconsciously identified with that of another. A patient who is fond of his daughter finds the nurse of the same age and height as his daughter. So he transfers his positive emotion to his nurse as his daughter. देखिए एक व्यक्ति है वो अपनी बिटिया पर बड़ा गर्व करता था और वो कहीं हॉस्पिटल में था तो उसको नर्स एक ऐसी मिली जो लगभग उसकी बिटिया की एज की थी और हाइट भी वैसी ही थी, दिखने में भी वैसी ही थी। तो वो क्या करता है, अपने सारे पॉजिटिव इमोशंस उस नर्स के प्रति प्रदर्शित करता है। ऐसा प्रतीत करता है कि ये नर्स ना होकर ये डॉटर है, तो अपने सारे इमोशंस को प्रोसेस करता है और अपने ईगो को डिफेंड करता है। तो डेफिनेटली ट्रांसफरेंस, इसमें ट्रांसफरेंस है। ट्रांसफरेंस व्हाट द पेशेंट फील्स टुवर्ड्स डॉक्टर। पेशेंट क्या कह रहा है? पेशेंट कह रहा है डॉक्टर को, यू आर एन ऑथोरिटी, यू आर एन गॉड, यू आर एन फादर, यू आर एन मदर, I am totally dependent on you. You control my anger. You are inability. You मेरी जो inabilities थी उससे आपने overcome किया. You have a very good strong willpower. डॉक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांसफरेंस में? सिंपैथी, सॉरी, सैडनेस, डिफिकल्टी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसइंटरेस्ट, एनोयंस, इनसिक्योरिटी, फियर। अब काउंटर ट्रांसफरेंस क्या हुआ? What the doctor feels towards the patient. This is known as the counter transference. इसको और इलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। यदि व्यक्ति मानसिक संघर्ष से बचने के लिए स्थानांतरण मनोरचना का भी प्रयोग करता है, ये एक ऐसी मनोरचना होती है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेम, आक्रामकता या घृणा का भाव एक व्यक्ति या वस्तु से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु के से संबंध स्थापित करके जोड़ता है। स्थानांतरण में व्यक्ति का धनात्मक भाव या ऋणात्मक भाव, धनात्मक भाव जैसे प्रेम की भावना वगैरह, और ऋणात्मक भाव घृणा, आक्रामकता आदि का भाव, दोनों एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से हटकर, एक व्यक्ति या वस्तु से हटकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए यह भी स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण की मनोरचना विस्थापन की मनोरचना के काफी समान है। इस समानता के बाद भी दोनों में एक प्रमुख अंतर है। विस्थापन की मनोरचना में व्यक्ति का संवेग किस व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित होगा वह स्वयं उसे ज्ञात नहीं होता। बेसिकली ये अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, जबकि ट्रांसफरेंस में जो कुछ हो रहा है वो कुछ सब कुछ कॉन्शियस लेवल पर ट्रांसफरेंस हो रहा है। सो ट्रांसफरेंस इज फॉर कॉन्शियस एंड ये कहना चाहिए स्थानांतरण कॉन्शियस लेवल पर होता है और डिस्प्लेसमेंट है वो अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। So this is all about this transference. And the last but not the least, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं सेकेंडरी, कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। फैंटेसी, जिसे दिवा स्वप्न कहा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, दिवा स्वप्न के बारे में। दिन में सपने देखना, कल्पना तरंग भी कहा गया है। ओके, सो इसकी थोड़ी सी चर्चा करें हम।
इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल्पना तरंग में प्राय सभी व्यक्तियों के जीवन में अनेक कमियों की पूर्ति कल्पना के माध्यम से करते हैं। कल्पना के माध्यम से ही व्यक्ति अपने संघर्षों और विफलताओं को कम करते हैं। इसका एक उपयुक्त उदाहरण है दिवा स्वप्न, फैंटेसीज, जिसमें व्यक्ति दिन में भी सपने देखना, जागते हुए सपने देखना, इसे दिवा स्वप्न का नाम किया गया। जब एडल्ट एज में होता है, बच्चे आप लोगों की उम्र में होते हैं, एडल्ट जो किशोरावस्था में होता है, बेसिकली एडोलेसेंस एज में, व्यक्ति सदैव दिवा स्वप्न देखता रहता है, क्योंकि इस एज में वह एक अत्यंत तीव्र मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजरता है। ओके, सामान्यतः वास्तविक कार्य का स्थानापन्न बनकर केवल मनोरंजन आदि के रूप में होती है, अधिकतर हानिप्रद नहीं होती। व्यक्ति कल्पना तरंग के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। In this we retire to make believe world where everything is possible। हम ऐसे एक विश्व की कल्पना करते हैं जिसमें सब कुछ विश्वास योग्य और सब कुछ संभव हो। Where we are victors, conquerors, वहाँ हम योद्धा होते हैं और विजेता होते हैं। This is more pronounced during adolescence। ये युवावस्था में ज्यादा देखा जाता है। It is an imagined sequence of events or mental images used to gratify unconscious wishes, a temporary escape from the real world। एग्जाम्पल डे ड्रीमिंग, कुछ समय के लिए वास्तविक दुनिया से दूर चले जाना। एग्जाम्पल है, इफ एनी पर्सन इज हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वन कैन एस्केप फ्रॉम इट्स टेम्पररी बाय प्लानिंग हाउ टू स्पेंड एन इमेजिनरी फ्यूचर। इसमें करेक्शन है, फॉर्च्यून की जगह फ्यूचर होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपोग्राफिकल एरर है। सो एक व्यक्ति अगर वो कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो वो एक नई दुनिया बना देता है कि उसके पास इतने पैसे हैं और वो फिर इस तरीके से अपने पैसों को यूटिलाइज कर रहा है। ओके, सो व्यक्ति काल्पनिक रूप से एक नई दुनिया के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। एक छात्र या छात्रा जो एक आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश में संघर्ष में दिन रात जुड़ी रहती है, अक्सर सड़क पर चलते थोड़ी देर के लिए इस दिवा स्वप्न में डूब जाता है कि वह एक आईएएस ऑफिसर के चैम्बर में बैठकर फाइल पर कुछ लिख रहा है तथा बहुत से लोग उससे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं, परंतु वह चैम्बर में चल रही मीटिंग में इतना व्यस्त है कि उन लोगों से तत्काल मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बेसिकली एक विश फुलफिलिंग तरह की बात होती है। जो हमारे फैंटेसी से ये भी दो प्रकार की होती है। इसमें कॉन्करिंग हीरो डे ड्रीम कहा गया है, जिसको विजेता नायक दिवा स्वप्न है, और एक दुख भोग नायक दिवा स्वप्न, सफरिंग हीरो डे ड्रीम कहा गया है। विजेता नायक दिवा स्वप्न में व्यक्ति कल्पना में अपने आप को किसी देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होने या प्रधानमंत्री निर्वाचित होने, संस्था का प्रधान होने, लॉटरी का इनाम जीतने आदि ऐसी चीजों को देखता है। और दुख भोग में व्यक्ति कल्पना में ऐसा दिखता है कि वो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कभी कभी यह भी देखता है कि वो मर गया है और लोग उसकी सांत्वना दे रहे हैं। इस तरह से दिवा स्वप्न उसके बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। इन दोनों तरह के दिवा स्वप्न में व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं जो संघर्ष या तनाव के कारण उत्पन्न हुई थी उनकी पूर्ति कर लेता है। दिवा स्वप्न का अधिक प्रयोग होने से व्यक्ति मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा सिजोफ्रेनिया जो मनोविदलता जिसे कहा गया है, उसमें इस प्रकार के लक्षणों की प्रधानता देखी जाती है। तो इसके अलावा भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं। में एक डेफिनेशन थी फैंटेसीज की। कोलमैन के अनुसार हम प्राय न केवल बाह्य और आंतरिक दुखद वास्तविकताओं से इनकार करते हैं, बल्कि हम स्वेर कल्पना में मन चाहे संसार का निर्माण भी करते हैं, और कुंठित इच्छाओं से जो उत्पन्न होने वाली जो इस प्रकार से हम अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं, इच्छा तृप्ति से संबंधित मानसिक प्रतिमाओं पर आधारित होती है। Fantasy, what is done dreaming, imagining instead of living in the present world because you don't feel competent to achieve, pretending, wanting to look, examples बहुत सारे दे दिए मैंने। Problems you can get stuck in the fantasy rather than using your talents to become successful। फैंटेसीज में हम इतने ज़्यादा जो परी की कल्पना, परियों की कहानियाँ, ये सारी फैंटेसीज हैं, ये सारी डे ड्रीमिंग्स को जनरेट करती है। इससे हमारी जो टेंशन है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन ओवर यूज करना सिजोफ्रेनिया से पीड़ित भी कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म, तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्याहार, जिसे विड्रॉल कहा गया है। नेगेटिविज्म, नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। प्रत्याहार में क्या होता है कि
In using withdrawal mechanism, an individual tends to withdraw himself from the situation that causes frustration or failure. प्रत्याहार मनोरचना में व्यक्ति उस परिस्थिति से अपने आप को हटा लेता है जिससे उसमें कुत्ठा या विफलता को उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार से नकार प्रवृत्ति नकारात्मकता जिसे कहा गया है, नकारात्मकता डिफेंस मैकेनिज्म का तात्पर्य दूसरों की इच्छाओं अथवा अपेक्षा या अनुरोध के विपरीत व्यवहार करने की प्रवृत्ति से, बिल्कुल उल्टा व्यवहार करना। भोजन से, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको पढ़ने के लिए कहा, आपने भोजन करना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, काम पर जाने से बंद कर दिया, सड़क जाम कर दी, ये सब नेगेटिविज्म के उदाहरण है। इस प्रकार से बच्चों ये मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो सारी डिफेंस मैकेनिज्म, प्राइमरी या सेकेंडरी जो डिफेंस मैकेनिज्म बताई, इनको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा गया है। ओके, ये अपने स्वयं को, अपने अहम को बचाने के लिए, अहम को बरकरार रखने के लिए यूज की जाती है। इसके बारे में कुछ तथ्य क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। नो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में साइकोटिक, न्यूरोटिक, इमेच्योर, मैच्योर और नॉर्मल कोई भी रक्षा युक्ति ना तो न्यूरोटिक है, ना वो इमेच्योर है, ना वो मैच्योर है, ना वो सामान्य है। सभी तरीके के कॉमन से एक फिनोमेना कह सकते हैं जो हमारे ईगो को डिफेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सभी प्रकार की जो रक्षा युक्तियां ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में किसी न किसी रूप में भी प्रयोग में ली जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने सेम के वर्ड से समझाने की कोशिश की। आई हैव टेकन दिस सेम फ्रॉम सम इंटरनेट सोर्स। सेम के द्वारा ही किसी व्यक्ति ने अन्य पीपीटी में समझाया था इसको कि सेल्फ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, कि अपने स्वयं की सुरक्षा करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ए स्टैंड्स फॉर एंजाइटी रिडक्शन, एंजाइटी और फियर फोबिया रिडक्शन के लिए, चिंता को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एम स्टैंड्स फॉर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, सो रिजॉल्व करने के लिए जो मानसिक द्वंद्व है उनको रिजॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड ई इज फॉर एस्टीम प्रोटेक्शन, हमारे जो आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन साथ में एक बात बताना मुझे बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है, एक्सेसिव यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यू विल बी पुट इन द डेंजर जोन एंड विच विल, ये कहना चाहिए, आपके व्यक्तित्व को बहुत अधिक नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है अगर इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज बहुत अधिक तरीके से ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। कुछ थोड़ा बहुत तो सभी लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अगर एक्सेसिव यूज, अत्यधिक प्रयोग करने लग गए आप इनका, तो योर पर्सनालिटी विल बी इन द डेंजर जोन और आप असामान्यता की ओर बढ़ते जाएंगे। लास्ट बात जो मुझे कहनी है आप लोगों को, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।